नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, इस समय आप देख सकते हैं लगभग 10:30 बजे से ऊपर का समय हो चुका है। लगभग 10:30 बज चुके हैं और टाइटल आपने पढ़ा है कि मनोज वधवा को लेकर पूरे शहर में, पूरी विधानसभा में बवाल क्यों मचा हुआ है। अभी तक ये बात बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाई कि मनोज वधवा कांग्रेस में जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्या रहने वाला है। ये सब एक मामला, एक हवा सी बनी हुई है और इस हवा का जहां असर होना चाहिए, जिस परिवार से मनोज वधवा अगर जाते हैं वहां असर होना चाहिए, लेकिन वहां किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। और इसका बवाल मच गया कांग्रेस के अंदर, स्थानीय नेताओं के अंदर, जो करनाल से चुनाव लड़ना चाहते हैं। और मुद्दा बड़ा गर्म है और इसलिए बात नरम है। ये मैं आपको कहूंगा, मुद्दा गर्म है, बात नरम है, ये आपको मैं कहना चाहूंगा। क्योंकि बवाल बवाल बहुत ज्यादा मचा हुआ है और ये बवाल मचना स्वाभाविक है या नहीं है, क्या है, या इनसिक्योर महसूस करना है, या फिर कोई राजनीतिक षड्यंत्र है। मैं बात बिल्कुल निष्पक्ष करूंगा, किसी के पक्ष में कोई बात नहीं होगी, लेकिन करनाल विधानसभा को लेकर मैं इस मुद्दे पर, जो मैंने अभी तक सोशल मीडिया पे देखा, व्हाट्सएप ग्रुप में देखा, फेसबुक पेजों पर देखा, वहां पर आ रही पोस्टों पर देखा, वो सब आपके साथ डिस्कस जरूर करूंगा। और आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना होगा कि क्या मनोज वधवा कांग्रेस में जा सकते हैं या नहीं, पहली बात। और उसके बाद जो दूसरा सवाल है, वो दूसरा सवाल जो मैं बताऊंगा, उसको लेकर जो कांग्रेस में बवाल मचा है, वो बवाल एक बार साइलेंट हो जाएगा या फिर नया मोड़ लेने की ओर कोशिश करेगा। आज बता देते हैं आपको, आज मनोज वधवा को लेकर कांग्रेस में इनसिक्योर का मामला बड़ा खुलकर सामने आया। कांग्रेस के दो नेता बात करें, एक पराग गाबा और दूसरे सरदार त्रिलोचन सिंह, ये लोग एक चैनल्स पर आकर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। और दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर हमारी भी पूरी नजर है कि आखिरकार होगा क्या। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात बताता हूं कि आखिरकार मामला इतना गर्म क्यों है और गर्मी शुरू हो चुकी है, और ये गर्म क्यों है ये बड़ा जरूरी है आपको बताना। क्योंकि सीधी सीधी बात करें तो इस करनाल विधानसभा से उपचुनाव होगा, लोकसभा चुनाव के साथ साथ, और उस उपचुनाव में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भविष्य तय होगा। अब बात करें, नायब सिंह सैनी भारतीय जनता पार्टी से हैं और नारायणगढ़ के से रहने वाले हैं और करनाल से इस बार वो चुनाव लड़ेंगे। सबको सारी परिस्थितियां मालूम हैं। आखिरकार हरियाणा जो मनोहर सरकार थी, वो कैसे मनोहर जी को हटाया गया, उनको नई जिम्मेदारी दी गई, नया करनाल से लोकसभा का प्रत्याशी बना दिया गया और नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने। उनके लिए करनाल की सीट खाली कर दी उपचुनाव कराने के लिए। अब ये उपचुनाव कराने के लिए जो ये सीट खाली हुई है, अब इसको लेकर काफी लोगों को लगता है कि नायब सिंह सैनी को आसानी से हराया जा सकता है। लेकिन आपको बता दें, सरकार है वो सरकार, हरियाणा सरकार जब उपचुनाव लड़ती है, चाहे कांग्रेस के राज में हुआ हो या फिर किसी और अन्य सरकार के राज में हुआ हो, तो सरकार की पूरी ताकत लगती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप खबर को शेयर जरूर करना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में देते जाना। सबसे बड़ी बात है कि जो सोचने का विषय है
कि नायब सिंह सैनी को आखिरकार उपचुनाव में हरा कौन सकता है। पहला सवाल तो ये है। और इसको लेकर सबसे पहले बात करें तो कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस में इस विषय को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है कि आखिरकार कौन नायब सिंह सैनी को हरा सकता है, किसमें इतनी क्षमता है, किसमें दम है। और ये दमखम का ही चुनाव है, क्योंकि पूरे हरियाणा के अंदर लोकसभा के चुनाव होंगे, लेकिन करनाल में लोकसभा के साथ साथ उपचुनाव होगा जो हरियाणा के मुख्यमंत्री के भविष्य को तय करेगा। हालांकि आपको बता देता हूं, मनोज वधवा इस समय भारतीय जनता पार्टी में हैं, और जो मैं अब बात करने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना। मनोज वधवा भारतीय जनता पार्टी में है। उनकी श्रीमती जी, उनकी जो धर्मपत्नी है आशा मनोज वधवा, वो किसी भी पार्टी में नहीं है। ना वो भाजपा में है, ना कांग्रेस में है, ना आईएनएलडी में है, ना बीएसपी में है। किसी भी पार्टी में वो है ही नहीं, वो निर्दलीय हैं। अब चर्चा क्या हो रही है कि मनोज वधवा को लेकर चर्चा हो रही है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं, अगर बिल्कुल निष्पक्ष बात करूं कि राजनीति में आने में, करनाल की राजनीति में आने में सबसे फायदा किन लोगों को हुआ और सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ, ये पूरा करनाल जानता है। अगर मैं बात करूंगा तो सीधी सीधी बात करूंगा कि मनोज वधवा का नुकसान बड़ा हुआ है। छोटे भाई का भी इस पूरे राजनीति प्रकरण को मैं कहूंगा बिल्कुल साफ साफ कि उसमें भी उनको खोना पड़ा है, उनके छोटे भाई को भी खोना पड़ा है। फाइनेंशियली नुकसान हुआ है, एनपीए तक हो गए, ईडी की रेड तक लगी, तो बहुत मोटा उनका लॉस हुआ। और ईडी की रेड तो भाजपा में रहते रहते हुई। मनोज के बारे में मुद्दा तो उछाल दिया, लेकिन मनोज के बारे में एक बार सोचना बड़ा जरूरी था कि मनोज आखिरकार किस मिट्टी का बना है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है, या फिर मनोज वधवा को लेकर दूसरे राजनीतिक दलों के अंदर क्या चल रहा है। ये बात बड़ी सोचने की है। दोस्तों, बिल्कुल भी मेरी बात को अन्यथा मत लेना। मनोज के बारे में मैंने जो बात कही है वो है, इसलिए कही है, इसलिए आपको मैं रिमाइंड करा रहा हूं, ऐसा हुआ है। लेकिन ये जो पूरा का पूरा इस समय जो बवाल मचा हुआ है डिजिटल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बात करें, एफबी पर बात करें, तो धड़ाधड़ कुछ ना कुछ नई पोस्ट आ जाती है। और जिस तरह से पोस्ट आई है कि मनोज वधवा से ही संपर्क किया गया कांग्रेस के द्वारा कि उनको चुनाव लड़वाया जाए, ऐसी बात सामने आई है। लेकिन जब मैंने मनोज वधवा से बात की तो मनोज वधवा ने बिल्कुल क्लियर मना कर दिया, अभी कुछ भी ऐसा कुछ है ही नहीं। वो भाजपा के साथ हैं ऐसा कहना था, भाजपा में है ऐसा कहना था। लेकिन जो चर्चा चल रही है और जो इनसिक्योर अपने आप को समझ रहे हैं, वो मुद्दा बना दिया। अब मुद्दा बन गया तो जब मुद्दा बनता है तब चर्चा होती है। जब चर्चा होती है ना, उसके बाद वो से राज खुल जाते हैं। अब इस राज की बात करें तो जिस तरह से मनोज वधवा की बात सामने आई तो चर्चा में आया कि मनोज को किसी कांग्रेस के बड़े नेता से मिलवाया गया, मीटिंग कराई गई, ये चर्चा आई है सामने। लेकिन अभी तक कोई तस्वीर सामने नहीं आई मिलते हुए कि बातचीत करते हुए कि कहीं आते हुए कि कहीं जाते हुए कि कोई भी तस्वीर सामने नहीं है। अब ये जो माइंड के अंदर पिक्चर बन रही है वो सामने आ रही है, क्या होने वाला है। ये मामला उन लोगों के अंदर ज्यादा घर कर चुका है जो कहीं ना कहीं करनाल की जनता से जुड़े हुए हैं। जैसे बात करें तो त्रिलोचन सिंह की बात करें, लगातार पिछले लंबे समय से त्रिलोचन सिंह जनता से जुड़े हैं, जनता के मुद्दों को उठाते हैं, किसानों की बात को उठाते हैं। हर तरह का कोई भी एजिटेशन होता है सबसे पहले वो तख्ती उठाकर मैदान में आ जाते हैं। और उसके बाद बात करें तो जो और कांग्रेस के लोग हैं, जैसे गाबा फैमिली की बात करें तो ये भी कहीं से कम नहीं है, कांग्रेस के लिए निष्ठावान है।
और इसके बाद अगर बात करें तो करनाल से 2 बार चुनाव लड़ चुकी हैं सुमिता सिंह जी, 2 बार विधायक रह चुकी हैं, प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी हैं। वो भी इस समय जो टिकटार्थी वाली लाइन है उसमें वो भी हैं। और एक नाम चल रहा था इंद्री से पूर्व मंत्री भीमसेन मेहता का। ये कुछ नाम है, एक बार दोबारा रिपीट करा देता हूं कि गाबा परिवार से प्रवेश गाबा का नाम है, त्रिलोचन सिंह जी की भी डिमांड है, सुमिता सिंह जी की भी डिमांड है, और भीमसेन मेहता जो पूर्व मंत्री है उनकी डिमांड नहीं है, उनको लड़वाया जा सकता है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि भीमसेन मेहता का साफ तौर पर कहना है कि उनका हल्का इंद्री है। बाकी पार्टी जो निर्णय लेगी उसको बाद में देखेंगे। और इसमें एक नया नाम जो मैं जोड़ने जा रहा हूं वो अशोक खुराना का भी नाम है, और इसके अंदर जो और नाम है सुरेश गुप्ता मतलोड़ा का भी नाम है। तो ऐसे कांग्रेस के बहुत से लीडर्स हैं जो यहां चुनाव लड़ना चाहते हैं और कांग्रेस के लिए लगातार काम करते आ रहे हैं, लेकिन अचानक पता नहीं कहां से मनोज वधवा को बीच में एंट्री मिल जाती है मुद्दे के अंदर कि मनोज वधवा कांग्रेस में आ जाएंगे, टिकट ले आएंगे, चुनाव भी लड़ेंगे। और ये बात समझ में नहीं आ रही, फिर डर किस बात का है? डर मतलब दोनों बातें देखो कितनी जबरदस्त है। मान लो मनोज आ जाता है, पहली बात तो अभी तक तो कोई है नहीं, ऐसी पुष्टि नहीं है कि वो आएंगे, मनोज आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन जहां नजर जानी चाहिए वहां नजर नहीं जा रही। मान लो मनोज नहीं आते, भाजपा में रहते हैं, उनकी धर्मपत्नी ने यहां से मेयर का चुनाव लड़ा था और बढ़िया फाइट दी थी आशा मनोज वधवा ने। अगर आशा मनोज वधवा कांग्रेस ज्वाइन कर लेती है और कहीं ना कहीं उनका भाग्य उदय हो जाता है, टिकट मिल जाती है, तो जो आज विरोध कर रहे हैं मनोज का वो फिर कैसे इस बात को एक्सेप्ट करेंगे? लेकिन उनका साफ तौर पे कहना है कि नए किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी नेता को जब वो दल छोड़ के दूसरे उनकी पार्टी में आएगा तो उसको टिकट ना दिया जाए। एक ऑर्डिनेंस भी संगठन के तौर पर पास करने की बात त्रिलोचन सिंह ने कही है कि 6 साल का कम से कम एक पीरियड होना चाहिए काम करने का पार्टी के अंदर, ये तर्क दिया गया है। लेकिन बात जब पार्टी की हार जीत की होती है तब मजबूत देखा जाता है कि सबसे मजबूत कौन है। आप मजबूती की बात करें तो त्रिलोचन सिंह 35,000 से ऊपर वोट ले गए थे, उनका बड़ा राइट बनता है। और अगर बात करें प्रवेश गाबा की, ये परिवार श्री देशराज गाबा से जुड़ा है, उनके बच्चे हैं प्रवेश, पराग और पंकज। ये तीनों के तीनों लगातार कांग्रेस के लिए काम करते आए हैं। और कोई परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं, कई बार आदमी खुलकर सामने भी नहीं आता और आ भी जाता है, तो ये सिलसिला चल रहा है। और जो मेन जो मामला है कि मनोज वधवा के कांग्रेस में आने से खुशी की बजाय नाराजगी पेश की जा रही है। आखिरकार क्यों? ये बात समझ से परे है। अब वो बंदा आएगा नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, और मान लो वो आता ही नहीं है और उनकी धर्मपत्नी आ जाती हैं आशा मनोज वधवा, तब क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। और मैं कांग्रेस के नेताओं से कहूंगा कि इस बात का जवाब जरूर दें कि आखिर मनोज वधवा की जगह उनकी धर्मपत्नी आशा मनोज वधवा कांग्रेस ज्वाइन कर लेती हैं, तब क्या होगा? अगर उनको टिकट मिल जाती है फिर उसके बाद क्या होगा? बहुत से सवाल हैं ऐसे। क्योंकि राजनीति की बात करें तो करनाल में पिछले 9.5 साल से राज कर रही थी भाजपा। मनोहर की लाल खट्टर की सरकार थी और कुछ ही समय पहले वो सरकार मनोहर जी को परिवर्तन कर दिया जाता है और उनकी जगह पर आ जाते हैं नायब सिंह सैनी। और करनाल का मान सम्मान रखने के लिए बलिदान देते हैं संजय भाटिया, अपनी कुर्सी छोड़ देते हैं कि टिकट मनोहर जी को एमपी का दे दिया जाए। और मनोहर जी करनाल विधानसभा से त्यागपत्र दे देते हैं और ये सीट मनोहर जी करनाल के लोगों के लिए यहाँ छोड़ देते हैं कि सीएम सिटी बनी रहे और नायब सिंह सैनी यहाँ से
मैदान में उतर जाए। भाजपा में इस तरह का जातिगत तौर पर नहीं देखा जाता कि कौन कहां से किस सीट से लड़ेगा। भाजपा का सोचने का तरीका अलग है और उसी सोच की वजह से नायब सिंह सैनी करनाल से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उनको हराने के लिए जो दूसरे दल हैं वो गेम प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से उनको हराया जाए। जैसे स्थानीय नेता कर रहे हैं वैसे पार्टी भी सोच रही है कि करनाल का जो चुनाव होट रहने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री अगर यहां से हार गए तो राजनीतिक परिवर्तन हो जाएगा और यही बात भाजपा के भी दिमाग में है कि नायब सिंह सैनी को किसी भी कीमत पर हारने नहीं दिया जाएगा। और इस पूरे मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं जो और नेता हैं जो भाजपा को सपोर्ट करते हैं या भाजपा के बीच में रह के काम करते हैं, उन लोगों को भी अपने भविष्य की चिंता लगी हुई है कि अगर मनोज या मनोज की धर्मपत्नी आशा जी आ जाती हैं तब उनका भविष्य क्या होगा। मामला बड़ा एकदम से बड़ा गर्म हो चुका है, बवाल ले चुका है और हर आदमी अब इस विषय पे खासतौर पर केंद्रित हो चुका है कि होगा क्या। हालांकि आपको बताते कि हरियाणा लोकसभा की 10 सीटों पे भाजपा ने सभी उम्मीदवार उतार दिए हैं और इसमें से 5 उम्मीदवार तो कांग्रेस वाले ही हैं, 6 भी हो सकते हैं। और अगर अब बात करें कि अगर कांग्रेस के यार भाजपा में आके चुनाव लड़ सकते हैं तो भाजपा के कांग्रेस में जाके नहीं लड़ सकते। उन पे कौन सा दल बदल कानून लागू हो रहा है? क्या कौन सा संगठन में ऐसी कोई परंपरा है कि आप पार्टी नहीं छोड़ सकते या नहीं आ सकते, नहीं जा सकते? क्या होने वाला है और क्यों होने वाला है? बहुत से मुद्दे जो है वो उठकर सामने आएंगे। जब मुद्दे उठकर सामने आएंगे तो सबसे बड़ा मुद्दा उठेगा, सबसे पहले अपनी पर्सनल महत्वाकांक्षा का मुद्दा उठेगा कि मैंने कांग्रेस के लिए कितना काम किया। जो टिकट के दावेदार हैं वो कहेंगे कि मैंने तो बहुत काम किया है, मुझे टिकट मिलना चाहिए। और जो बगावत जिस तरह से आज खुलकर सामने आई कि नए नेता को टिकट ना दिया जाए, अगर टिकट दे दिया जाता है तो उसके बाद सोचा जाएगा कि उसका सपोर्ट करना है, नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्या रहने वाला है। ये बात की बातें हैं माफ कीजिएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, जो पिछली बार मेयर का जब चुनाव हुआ था तब आशा मनोज वधवा के साथ कांग्रेस के मैक्सिमम लीडर साथ थे और ये बात का खुलासा सरदार त्रिलोचन सिंह ने भी किया है। और भाजपा के अंदर भी कुछ आए नेता वो भी उनके साथ थे, लेकिन बावजूद उसके रेणु बाला गुप्ता जीत जाती हैं। ये बड़ा यानी कि करनाल की राजनीति का बड़ा जबरदस्त ये पॉइंट्स है कि कौन किसके लिए लड़ता है, कौन हार जाता है और कौन जीत जाता है। ये बड़ी बातें सामने आती हैं। अब जिस तरह से ये एपिसोड चल रहा है मनोज को लेकर, जो चर्चा है वो बता देता हूं कि कांग्रेस के एक नेता हैं जो पहले आईएनएलडी में मंत्री हुआ करते थे, अशोक अरोड़ा जी, उनका नाम लिया जा रहा है कि उन्होंने ही मनोज वधवा को कन्विंस करके ऊपर के जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनसे इंट्रोड्यूस कराया। ऐसी बात शहर में चर्चा है, लेकिन मनोज बिल्कुल सिरे से नकार चुके हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि उनका अभी तक कोई ऐसा स्टैंड नहीं है कांग्रेस में जाने का। ऑफर आया है, कुछ लोग कह रहे हैं उनको ऑफर आया, वो उन्होंने इतना भी दावा किया कि मनोज ने खुद कहा है कि उनको ऑफर आया। ऑफर तो यार दुनिया को आते हैं कि तुम इधर आ जाओ, मैं इधर आ जाऊं, वो सब सेटिंग है, पूरी की पूरी सेटिंग है, कुर्सी छीनने की, पावर छीनने की, माल कमाने की और माल लपेटने की। ये बड़ा राजनीतिक क्षेत्र के अंदर रहता है और इसी विषय को लेकर आज बड़ा बवाल मचा हुआ है, पटकन नहीं देने का, पटकने का। और ये जो मामला है इस समय पूरी तरह से उफान पे है। और अगर बात करें तो कांग्रेस के जो नेता है वो अपना पक्ष अपने नेताओं तक रख चुके हैं, ये मैसेज कन्वे करवा चुके हैं
और साफ तौर पर उनका बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि पहले तो मनोज को अगर वो आ जाते हैं तो ले लिया जाए, लेकिन टिकट नहीं दिया जाए। अगर टिकट दिया भी जाता है तो उसके बाद सोचेंगे कि उनका स्टैंड क्या होगा। ये उनका सोचना है। लेकिन जो मेरा सोचना है, अगर मैं सामने आ चुका हूं कैमरे पे, तो मेरा सोचना भी आप समझ लें। अगर मनोज भाजपा को छोड़ देते हैं, कांग्रेस को ज्वाइन नहीं करते और आशा मनोज वधवा को ज्वाइन करा देते हैं, तब समीकरण पूरे के पूरे बदल जाएंगे। पहली बात तो आशा मनोज वधवा महिला हो जाएंगी। जब महिला होंगी तो उनके साथ सहानुभूति हो जाएगी और उनके जो पारिवारिक हालात हैं, जिस तरह से उनके साथ बहुत कुछ घटा है, वो भी एक चर्चा का विषय बनेगा। जब चर्चा बनती है तब चर्चे के साथ साथ खर्चा बन जाता है। खर्चा भी तो करना पड़ता है चुनाव लड़ने के लिए। तो ये बड़ा मुद्दा है, इस समय करनाल का सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन मेरा करनाल की जनता से ये सवाल है कि आप लोग क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है? क्या आप हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, जो यहां से उपचुनाव लड़ने वाले हैं, नायब सिंह सैनी, उनको दोबारा चुनेंगे? ये जरा कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखना कि उनको चुना जाएगा या नहीं चुना जाएगा। कहा जा रहा है कि 4-5 महीने के लिए भी चुनना है, तो क्यों चुनना है? ये चर्चाएं हैं। और अगर दूसरी बात करें, अगर मुख्यमंत्री को यहां से हरा दिया गया, तब सत्ता परिवर्तन, मतलब कि हरियाणा का जो रंग रूप राजनीतिक परिदृश्य है वो बदल जाएगा। मतलब बात करें तो कांग्रेस एंट्री ले जाएगी हरियाणा की राजनीति के अंदर। और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल जो रहने वाला है, इंटरेस्टिंग चुनाव जो रहने वाला है, वो रहने वाला है सिर्फ करनाल। राजा करण की नगरी करनाल का रहने वाला है। अगर बात करें, अगर आप करनाल की डेवलपमेंट की बात करेंगे तो आपको बहुत चीजें कुछ बदली हुई दिखाई देंगी। लोग कहते हैं यार काम नहीं हुआ, सरकार कहती है हमने काम किया है। काम के दम पर वोट मांगेंगे, जनता के साथ खड़े होंगे। आधी रात को भी जनता फोन करेगी तो मुख्यमंत्री का कहना है कि वो खुद फोन रिसीव करेंगे, नायब सिंह सैनी का। दोस्तों, जब चुनाव आते हैं ना तो नई नई स्टेटमेंट्स बाहर आती हैं, नए नए बयान आएंगे, नए नए लुभावने सपने दिखाए जाएंगे। लेकिन कुर्सी कौन लेके जाएगा ये जनता तय करेगी। करनाल की जनता का अहम रोल 2014 में था। जब कांग्रेस को पलटा मारा तो करनाल की जनता ने मारा था, क्योंकि यहां से मनोहर लाल खट्टर चुनाव लड़े थे और सबको पहले से मैसेज कन्वे हो गया था कि मनोहर जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो करनाल के लोगों ने दिल खोल के उनको जिता दिया, अगली बार फिर जिता दिया। 9.5 साल तक मनोहर जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया और हजारों पोर्टल लॉन्च कर दिए काम के। और इन्हीं पोर्टलों में से कई चीजें मुद्दा भी बनेंगी चुनाव के अंदर। जब मुद्दा बनेगी तो उनके जवाब भी आएंगे। अब जब उनके जवाब आएंगे तो उस वहीं से सवाल खड़े हो जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा जो परिदृश्य चल रहा है, ये बड़ा गजब का चल रहा है। और आज मैं आपको बता दूं, जिस तरह से मनोज वधवा को लेकर आज 2 कांग्रेस के नेता पराग गाबा और सरदार त्रिलोचन सिंह सामने आ चुके हैं, उनका साफ तौर पर जो उन्होंने कहा वो आपने देख भी लिया होगा। उनका साफ तौर पर उनका जो कहना था वो उन्होंने कहा। लेकिन संगठन जो तय करेगा उसके लिए भी कहीं ना कहीं यस तो है, हां तो है, लेकिन भीतर घात, कहते हैं भीतर घात करनाल के चुनाव में जरूर होता है। चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे फिर वो विधानसभा का उपचुनाव क्यों ना हो, भीतर घात तो होगा ही। ये मैं बिल्कुल क्लियर कह सकता हूं, क्योंकि मैंने जो इस पूरे 2 चुनावों को लेकर जनता से बात की, उनकी राय ली, उनसे जानने की कोशिश की,
तो उन्होंने बड़ा खुलकर कहा कि लोकसभा में मोदी जी आएंगे, करनाल की सीट का क्या होगा मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि चुनाव जब लड़ना होता है, चुनाव जब लड़ेंगे तब बात अपनी रखेंगे, नेता लोग रखेंगे, लेकिन जनता सवाल करेगी और खुल के करेगी और करना भी चाहिए। लेकिन सवाल उपचुनाव को लेकर पहले बवाल मचना, ये बात बड़ी सोचने की थी कि उपचुनाव को लेकर जो ये बवाल मचा है ये ठंडा होगा या और इसमें उबाल आएगा, ये बड़ा तय करने वाला है। और पिक्चर बड़ी, यानी कि हमने कुछ और लोगों से भी बात की है कि मनोज के बारे में, क्योंकि मनोज पहले आईएनएलडी में थे, उस समय भी उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो मनोज को लेकर जो उनके समर्थक हैं उनका भी साफ तौर पर कहना है, पता नहीं कहां से ये बात चला दी, किसने चला दी कि मनोज कांग्रेस में जाएंगे, टिकट लाएंगे और उसके बाद मतलब मनोज को टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, जाएंगे नहीं जाएंगे, क्या होगा, ये सब बातें तो भी गर्भ में है। लेकिन जो मामला उठ चुका है, जिन लोगों ने अपने आप को असुरक्षित मान लिया है और उन्होंने वो काम भी करना शुरू कर दिया, अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं तक मुद्दे को रखना शुरू कर दिया है। और मेरे पास तो सूचना थी कि जो मनोज वधवा के खिलाफ जितने मुकदमे दर्ज हुए, जितनी जांच चली ईडी की, पूरा का पूरा एक बंडल तैयार करके वहां पहुंचा दिया है, 20 को देख लेना। और मेरा तो सवाल ये है कि जो कांग्रेस के नेता यहां से चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या उनमें से कितने प्रतिशत नेता ऐसे हैं जिनकी छवि साफ है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, वो ऐसे नेता को कैसे चुन पाएंगे? और ये बड़ा मामला रहने वाला है। दोस्तों, बवाल तो है शहर के अंदर, और जहां मनोज का नाम उछला उसके बाद बवाल और ज्यादा हो गया। दोस्तों, मैं पूरी तरह से संपर्क में हूं मनोज वधवा के भी और कांग्रेस के नेताओं के भी, और बात करें तो भाजपा के भी। भाजपा आसानी से ना तो विधानसभा जाने देगी और ना ही लोकसभा, ये ध्यान रखना। अब पूरा जबरदस्त जोर आजमाइश होगा इस चुनाव के अंदर, और इसमें सबसे ज्यादा मजा आएगा मीडिया को। मीडिया में जो काम बढ़िया करेगा, बढ़िया रिपोर्टिंग करेगा, जनता उसकी सराहना करेगी। दोस्तों, आप पूरे इस मामले को लेकर क्या समझते हैं, ये कमेंट बॉक्स में आपने जरूर बताना है। और मैं आपको बता दूं, इस पूरे मामले को लेकर जो पॉलिटिकल स्टोरीज करते हैं पत्रकार, हमारे जैसे लोग जो हैं, वो पूरा एनालाइज करते हैं, हर चीज़ को सोचते समझते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं, उसको डिस्कशन करने के बाद तभी जनता के सामने आ जाते हैं। चाहे कोई भी हो, वो किसी ना किसी प्लेटफार्म पर अपनी जो सूचनाएं एकत्रित की हैं उनको आप तक पहुंचा देते हैं। और ये पत्रकारों का बहुत अच्छा काम है कि पत्रकार अपनी जान की बाजी लगाकर आप तक सूचना पहुंचाते हैं, और उनके बारे में गलत टिप्पणी करना ये कहीं ना कहीं अशोभनीय है। क्योंकि जब भी कोई मुसीबत में आता है तो सबसे पहले प्रशासन पे जाता है, सरकार पे जाता है, उनका काम नहीं होता, फिर मीडिया में आता है, मीडिया से उनको पूरा सहयोग और सपोर्ट मिलता है। मैं अपील करूंगा कि मीडिया के बारे में किसी भी तरह की टिप्पणी करने से जरूर बचें, क्योंकि मीडिया के लोग सबके हैं, निष्पक्ष हैं और निष्पक्ष बातचीत रखते हैं। जो पक्षपात करता है उसके बारे में आप लिख सकते हैं खुलकर, हमारी तरफ से मनाही नहीं है। लेकिन जो मुद्दा है उस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? और ये मेरा सवाल भी है, क्या मनोज को भाजपा को छोड़ देना चाहिए, कांग्रेस को ज्वाइन कर देना चाहिए, किन शर्तों पे कर देना चाहिए, ये आपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। लेकिन मैदान जहां से खाली है उस तरफ भी चले जाना है, उस तरफ निगाह घुमा लेना। कभी आप सोचते रहे कि मनोज आएगा, मनोज तो आया नहीं, आशा मनोज वधवा आ गई। ये सोच लेना, अगर आशा मनोज वधवा मैदान में आ जाती है फिर सहानुभूति तो 200% रहेगी। करनाल की बेटी हैं आशा मनोज वधवा, और इंटरेस्टिंग चुनाव होगा।
और जब चुनाव होगा तब पंजाबी कई तरह का कसा जा सकता है। अब ये किस पे कसा जा सकता है ये आपने कमेंट बॉक्स पे लिखना है। दोस्तों पूरा अपडेट मैं आपको दूंगा, लोकसभा चुनाव को दूंगा, विधानसभा के उपचुनाव को दूंगा, और उसके बाद जब दोबारा फिर 3-4 महीने के बाद जब दोबारा विधानसभा के चुनाव आएंगे तब भी मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी आपके सामने लेके आ जाऊंगा, और पूरे हरियाणा के 90 हलके जो हैं उसका पूरा विश्लेषण कर दूंगा, क्योंकि मैंने खुद हरियाणा को बड़ी नजदीकी से देखा है। हरियाणा की जातिगत बात करें तो कौन सी जाति के कितने वोट कहां पर रहते हैं, ये सब चीजें जरूर आपके लेके जाएंगे। अब मुद्दा लोकसभा के चुनाव का अभी नहीं है, उसको मुद्दा नहीं बनाया जा रहा, सिर्फ विधानसभा का बनाया जा रहा है कि विधानसभा के चुनाव में मनोज को लेकर मामला बड़ा गर्म है। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात ये वाली थोड़ी सी चुभ जाए, लेकिन मैं जो इशारा कर रहा हूं कि इधर सोच लेना, अगर मनोज ने दिमाग का सही इस्तेमाल किया और वो बैटिंग पर उतर गए तब आशा मनोज वधवा मैदान में होगी। जब महिला मैदान में होगी तब चुनाव का रंग रूप सब बदल जाएगा। आपको बता दें मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी जी खुद मैदान में उतरी हुई है। करनाल के लोगों से अभी संपर्क स्टार्ट नहीं हुआ अभी पार्टी के भाजपा के नेताओं से उनके कार्यकर्ताओं से संपर्क स्टार्ट हो रहा है, और वो जो हो रहा है वो आपको मालूम है, और जो नहीं हो रहा वो मुझे मालूम है। वो क्यों नहीं हो रहा, कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। चलिए इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आपको जो भी लगे कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर। अगर आप में से कोई मुझसे बात करना चाहता है तो मेरा नंबर बिल्कुल मेरे इस चैनल फेसबुक के जो मेरा चैनल है उसके ऊपर नंबर दिया है, मुझे व्हाट्सएप पे आप अपना मैसेज दे सकते हैं, मैं खुद आपको कॉल करूंगा। और इस विषय पे एक बार मैं आपके साथ कुछ लोगों को भी जरूर मिलवाऊंगा, उनका क्या कहना है। दोस्तों मैं चाहूंगा इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, और जाने से पहले आपको शुभ रात्रि है, और माँ भगवती के नवरात्रे चल रहे हैं, माहौल इस समय धार्मिक है, कृपया ध्यान रखिएगा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स।